जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आ गया हूं एक और तड़कता भड़कता सेशन, जहां पे बात करेंगे हम केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड खबरों की। मैं सारी की सारी खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन एमसीक्यूज की फॉर्म में, ताकि आपको समझ में आ जाए किस प्रकार के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि पहला एमसीक्यू आपके लिए क्या आ रहा है। तो आज 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 क्या है? 28 दिसंबर है। 28 दिसंबर को हम हर साल क्या मनाते हैं, क्या मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस, यानी कि इसी दिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस, गुरु गोविंद सिंह जयंती और जन गण मन का पहला सार्वजनिक गायन क्या हुआ था 28 दिसंबर को। यानी कि हर साल हम लोग क्या मनाते हैं 28 दिसंबर को, ठीक है। अच्छा, तस्वीर देख के बोल रहे हो सुशासन दिवस, ठीक है। ना 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 ना, सुशासन दिवस नहीं है भाई साहब। ये तो आपका थोड़ा दिमाग कहां चलता है इस बात के लिए, ठीक है। चलिए, सुशासन दिवस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सुशासन दिवस हम लोग भाई साहब 25 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं हम लोग? 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं, ठीक है। और इस दिन इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये 25 दिसंबर को ही 1934 में अटल बिहारी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, यानी कि अटल जी का क्या है, जन्म दिवस आता है, ठीक है, जन्म दिवस, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने ही गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया था, तो हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस है, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो देखते हैं क्या क्या है ये। तो पहली बार आप लोग देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को 28 दिसंबर को 1885 में की गई थी। 1885 में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज था, उसके द्वारा की गई थी। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, क्लियर पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। और कहां पे की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। देखिए, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो उसको बहुत सारे सेशन, बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, है ना। तो पहला जो अधिवेशन हुआ था, आई एम सॉरी, ठीक है, मुंबई में हुआ था, ठीक है, पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और मुंबई में कहां पे हुआ था? तो गोकुल दास, कहां पे? तो गोकुल दास तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल, ठीक है बच्चों, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहां पे? संस्कृत कॉलेज में हुआ था, याद रखना, ठीक है। और कितने लोगों ने हिस्सा लिया था? तो 72 लोगों ने हिस्सा लिया था, यानी कि 72 डेलीगेट्स यहां पे आए थे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं, पहली महिला अध्यक्ष जो कि कांग्रेस की बनी थी वो थी एनी बेसेंट मैडम, ठीक है, वो थी एनी बेसेंट, ठीक है। भारत की पहली महिला, पहली कांग्रेस की, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, ठीक है, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, ठीक है बच्चों, अध्यक्ष कौन सी थी? तो एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट नाम है उनका, एनी बेसेंट नाम है उनका, याद रखना, ठीक है। उसके बाद पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है बच्चों, महिला अध्यक्ष की बात कर लें, ठीक है बच्चों, तो ये कौन थी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष? सरोजनी नायडू, ठीक है। 1925 लिख लेना सरोजनी नायडू जी के लिए, और एनी बेसेंट के लिए आप लिख लेना, ठीक है, 1917, ठीक है, एनी बेसेंट के लिए 1917 लिख लेना। क्लियर पॉइंट, याद रखना। यहाँ पे पहले मुस्लिम की बात करें, पहले मुस्लिम जो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, वो कौन थे? ठीक है, पहले ठीक है, मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है बच्चों, मुस्लिम अध्यक्ष जो बने थे ना, अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे कौन से? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी बने थे, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी बने थे, याद रखना, पहले अध्यक्ष, ठीक है। और कब बने थे? तो 1887 में ही बन गए थे। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। तो ये कांग्रेस जो बनाई गई थी ना
तो ये एक सेफ्टी वेल्व के लिए बनाई गई थी। अंग्रेजों ने इसको सेफ्टी वेल्व के तौर पे बनाया था, यानी कि ये जो भी डिस्कशन जो करेंगे भारतीय, एक्शन लेने से पहले कम से कम कांग्रेस वाले डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, और डिस्कशन में पता चल जाएगा कि हाँ आखिर भारतीय चाहते क्या है, और यही तो अंग्रेज चाहते थे। तो कांग्रेस इसलिए बनाई गई थी। ठीक है बच्चों, और बाकी ऑप्शंस के बारे में भी आज बात कर ही लेते हैं, क्योंकि जो बाकी ऑप्शंस है ना बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे मैं आपको बता चुका हूं। गुरु गोविंद सिंह जयंती हम लोग कब मनाते हैं? तो 27 तारीख को मनाते हैं। ठीक है, 27 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग गुरु गोविंद सिंह की जयंती। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है बच्चों, गोविंद सिंह। ठीक है बच्चों, कौन है ये? तो 10वें, ठीक है, 10वें सिख गुरु हैं। 10वें सिख गुरु हैं। 10वें सिख गुरु है। क्लियर पॉइंट बच्चों। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर डी है, जन गण मन का पहला सार्वजनिक गायन कब गाया गया था? जन गण मन पहली बार। ठीक है बच्चों, तो याद रख लेना। ठीक है, कलकत्ता में गाया गया था। कलकत्ता का कांग्रेस का सेशन था, और कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। और किसने गाया था? तो सरला देवी। ठीक है, सरला देवी चौधरानी ने गाया था। ठीक है बच्चों, चौधरानी ने गाया था, याद रखना। ठीक है, और लिखा किसने? इसने किसने लिखा है इस राष्ट्रगान को? तो रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है उनका? रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर नाम है। रविंद्रनाथ टैगोर नाम है। क्लियर बच्चों यहाँ पे? तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों, देखिए बहुत मेहनत लगती है एक एक इंफॉर्मेशन आपके लिए लिखने में, और कहीं आप लोगों का फ्लो टूट ना जाए, कहीं आप लोगों का जोश जुनून कम ना पड़ जाए, और कहीं आप लोग थोड़े ढीले ना पड़ जाओ। मैं अपना जोश यही रखता हूं। शुरुआत में जो शब्द जितने जुनून से मैं अपने जुबान से निकालता हूं, आखिरी समय तक, आखिरी लेक्चर के आखिरी शब्द तक मैं इतने ही जोश जुनून में रहता हूं। यानी कि एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो जो भी यहां पे आए हैं, जिसको भी लग रहा है कि हाँ यार एक अच्छा सेशन हम लोग ले रहे हैं, जैसा एक अच्छा सेशन हमको दे रहे हैं, और जैसा का टारगेट है हमारा सिलेक्शन, यानी कि आप लोगों का सिलेक्शन, तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड करना बच्चों। बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत मेहनत लगती है, आप देख रहे हो। ठीक है, गला सूख जाता है आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, बट स्टिल आप लोगों को अपना मेहनत करते रहना हमारे साथ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। नेट ग्रिड। नेट ग्रिड हैज बीन इंटीग्रेटेड विद विच डेटाबेस टू स्ट्रेंथ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। आपराधिक जांच को मजबूत करने के लिए नेट ग्रिड को किस डेटाबेस से जोड़ा गया है? अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि नेट ग्रिड है क्या। नेट ग्रिड है क्या, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरा पूरा सवाल क्या है। ठीक है, नेट ग्रिड, नेट ग्रिड, नेट ग्रिड, नेट ग्रिड का मतलब क्या होता है? नेशनल ग्रिड। क्या होता है? ठीक है, नेशनल, नेशनल ग्रिड। ठीक है, नेशनल ग्रिड। ठीक है, नेशनल ग्रिड या नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड भी लिख सकते हो। ठीक है, नेशनल इंटेलिजेंस। ठीक है बच्चों, नेशनल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ग्रिड। ठीक है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड भी आप लिख सकते हो। शॉर्ट में हम लोग नेशनल ग्रिड बोल देते हैं, यानी कि नेट ग्रिड बोल देते हैं। नेट ग्रिड, नेट ग्रिड, नेट ग्रिड। ठीक है बच्चों, याद रख लेना। अब नेट ग्रिड होता क्या है, एक एग्जांपल के जरिए मैं आप लोगों को समझाता हूं, आपके दिमाग में छाप दूंगा बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो कैसे। यहां पे देखिए एक, और इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया पहले तो आप ये देख लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट आया था 26/11 के अटैक के बाद। 26/11 का अटैक जो हुआ था मुंबई में, ठीक है बच्चों, 26/11 का जो अटैक हुआ था हमारे मुंबई में, होटल ताज में हुआ था, और भी बहुत सारे जगह हुआ था मुंबई में। तो उसमें क्या हुआ था कि हम लोग अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ पा रहे थे? अपराधियों को इसलिए नहीं पकड़ पा रहे थे कि सभी के पास सभी इंफॉर्मेशन नहीं थी। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये है सीबीआई। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका सीबीआई। ठीक है, मान लीजिए कि ये है आपका सीआईडी, मान लीजिए कि ये है आपका, ठीक है, ये है आपके पास रॉ। ठीक है, मान लीजिए कि ये है आपका कोई भी पुलिस स्टेशन। ठीक है, मुंबई का, ये भी आपका कोई पुलिस स्टेशन है मुंबई का। ठीक है, और ये आपका एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यानी कि सारे के सारे क्या काम करते हैं? सीबीआई, सीआईडी, रॉ, एनआईए, पुलिस स्टेशन, ये सबके पास खबरें हैं, सब अपनी जांच में जुड़ गई, सब जांच में जुड़ गई। ठीक है, एक एक चीज होने लगी भाई। अब जल्दी से धरपकड़ शुरू हो चुकी है, बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है, यहाँ पे गोलियां चल रही, धा 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 धा, सब चल रहा है एकदम से। लेकिन पकड़े तो कैसे पकड़े? ठीक है, इनके पास 4 इंफॉर्मेशन, इनके पास 10 इंफॉर्मेशन है, इनके पास 12, इनके पास 3, इनके पास है ही नहीं, और सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। याद रखना, अगर ये कोऑर्डिनेट कर पाते तो जो भागे थे
थे ना लोग यहाँ से, या इसके पीछे जो मास्टरमाइंड थे ना, ठीक है, 1 1 2 3 हफ्तों के अंदर में पकड़े जाते। या मैं तो कहता हूं अगर ये सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाते तो चुटकी का काम था, 2 से 3 दिन में इस तरीके से पकड़ा जा सकता था उन सारे आतंकवादियों को, उन सारे गुनहगारों को। लेकिन क्यों नहीं पकड़ पाए? ये सब आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। जब तक इसने इसको इंफॉर्मेशन दी, 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 या जब तक इसने इसको इंफॉर्मेशन दी, इसने दी, ठीक है, या फिर इसने इसको इंफॉर्मेशन दी, इसने इसको दिया, तब तक आतंकवादी या कोई भी क्रिमिनल तो भाग ही जाएगा ना। तो यहां पे क्या किया गया? एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट ग्रिड, यानी कि नेशनल ग्रिड। क्या बोलते हैं? नेट ग्रिड यानी कि नेशनल ग्रिड बोलते हैं। नेट ग्रिड यानी कि नेशनल ग्रिड। अब इसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो यहां डाल देगा, जो भी इंफॉर्मेशन यहां, जो भी इंफॉर्मेशन यहां, जो भी इंफॉर्मेशन यहां। अब सभी क्या करेंगे? अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को यहां पे डाल देंगे, सभी अपने अपनी इंफॉर्मेशन को यहां पे डाल देंगे। तो जो भी डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन होंगे ना, वो सारे सारे डिपार्टमेंट के जो इंफॉर्मेशन होंगे वो यहीं पे डाल दिए जाएंगे, ठीक है। अब सोचिए, अब अगर कोई ब्लास्ट हो रहा है, अब अगर कोई अटैक हो रहा है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन फटफट फटफट जिसको जो मिलती चली आएगी इस डिपार्टमेंट को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट ग्रिड। तो आप सोचिए इन्वेस्टिगेशन कितनी आसान और इन्वेस्टिगेशन कितनी फास्ट हो जाएगी, किसी को किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए वेट करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। क्लियर पॉइंट बच्चों यहां पे याद रखिएगा। तो जो नेट ग्रिड है ना, ये सभी का एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पे सारी सारी इंफॉर्मेशन को रखा जाएगा। क्लियर बच्चों यहां तक? ठीक है। अभी 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 क्या हुआ है? और अच्छा एक और बात याद रखना, ये किसके अंडर में आता है? ठीक है, अच्छा देखो एक मच्छर चल रहा है, मेरे बदले लिख रहा है, दिखाई दे रहा है? मैं कुछ और लिख रहा हूं, मारूंगा तुम, बट कुछ भी खराब करोगे, ठीक है। अब किसके अंडर में आता है ये? ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, यानी गृह मंत्रालय के अंडर में आएगा, ठीक है, याद रखना गृह मंत्रालय के अंडर में आएगा। तो गृह मंत्रालय ने एक डिसीजन लिया है कि एनपीआर को भी इसके साथ लिंक कर दिया जाए। एनपीआर क्या है? याद रख लेना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। क्या है ये? नेशनल, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। क्या है ये? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर, यानी कि एनपीआर, यानी कि एनपीआर। अब ये क्या है? ये क्या है? ये एक ऐसा रजिस्टर है, ये एक ऐसा रजिस्टर है, ऑनलाइन एक ऐसा रजिस्टर है जहां पे भारत की, क्या है? एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। यहां पे भारत के कितने 119 करोड़ लोगों का डेटा सेव है। डेटा का मतलब क्या है? जैसे कि एड्रेस हो गया, उनके रिश्तेदार हो गए, ठीक है, उनके रिलेटिव्स हो गए, उनके माँ बाप वगैरह, हर तरीके की जो इंफॉर्मेशन है वो सब इसमें सेव है, इस रजिस्टर में सेव है, ठीक है, इस रजिस्टर में सेव है। और इस एनपीआर में 119 करोड़ यानी कि तकरीबन हमारी पूरी जनता का डेटा सेव है। तो इसको अब लिंक कर दिया है किसके साथ? ठीक है, नेशनल ग्रिड के साथ इसको लिंक कर दिया है, ठीक है, नेशनल ग्रिड के साथ क्या कर दिया गया है? इसको लिंक कर दिया गया है, नेशनल ग्रिड के साथ इसको लिंक कर दिया गया है। आप लोग ये बात याद रखना, ठीक है। अब कोई भी क्राइम होगा, कोई भी क्रिमिनल होगा, ठीक है, फट से उसकी इंफॉर्मेशन यहां पे डालेंगे, मैच हो जाएगा, इसका एड्रेस पता चल जाएगा, फट से जाके पकड़ लो, फट से जाके पकड़ लो भैया, पकड़ लो, ठीक है। यहां पे इसके बारे में, इसका फोन जब्त हुआ, इसका फोन जैसे मान लो जब्त हुआ, यहां पे सबने इंफॉर्मेशन दे दिया भाई, उसका फोन यहां पे जब्त हुआ किसी क्रिमिनल का, उसका सिम निकालेंगे। सिम तो कई बार क्या होता है ना कि देखते कि किसी और के नाम पे है, उसका नाम वाम ओरिजिनल और सब कुछ देखेंगे, पूरा पता लगाएंगे, ठीक है, फट से डाल देंगे इसका नाम क्या है, पता तो लगा ही सकते हैं ना, ठीक है, फट से डालेंगे नाम क्या है, तो उसका नाम, एड्रेस, उसका माँ बाप, यारी दोस्ती सब यहां से निकल जाएगी, क्योंकि ये नेशनल रजिस्टर है जिसमें 119 करोड़ भारतीयों का पूरा डेटा लिखा हुआ है। तो इसको लिंक कर दिया है, किसने लिंक कर दिया है? तो गृह मंत्रालय ने लिंक कर दिया है। और कौन है हमारे गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्टर? तो अमित शाह जी हैं, यानी कि मोटा भाई हैं, ठीक है, नॉट मोटा भाई, मोटा भाई हैं। क्लियर पॉइंट बच्चों यहां पे? तो आपराधिक जांच को और मजबूत करने के लिए नेशनल ग्रिड यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसको हम नेट ग्रिड के नाम से जानते हैं, को किस डेटाबेस से जोड़ा जा रहा है? तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर डेटाबेस से जोड़ा जा रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे अगला सवाल आता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटेरिएट?
मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? यानी कि अभी देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने है क्या किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग बुलाई, पीएम, ठीक है, पीएम ने एक क्या बुलाया, एक कॉन्फ्रेंस बुलाया, पीएम ने एक क्या बुलाया, एक कॉन्फ्रेंस बुलाया, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस बुलाया यानी कि एक सम्मेलन बुलाया, एक सम्मेलन बुलाया। अब ये कॉन्फ्रेंस यानी कि सम्मेलन किस चीज का है, किन लोगों का है, तो स्टेट्स के जो सबसे टॉप के जो ऑफिसर है ना, यानी कि सेक्रेटरी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनका है, ठीक है, मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, कौन है ये, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है बच्चों, चीफ सेक्रेटरी, जितने भी चीफ सेक्रेटरीज है ना स्टेट्स के, वो सब यहां पे आएंगे, वो सब यहां पे आएंगे, वो सब यहां पे आएंगे, क्लियर पॉइंट यहां पे, वो सब यहां पे आएंगे और मीटिंग करेंगे, मिलेंगे किसके साथ, ठीक है, किसके साथ मिलेंगे, तो पीएम के साथ मिलेंगे, नरेंद्र मोदी के साथ, ठीक है, और तारीख क्या रखी गई है, तो 27 और 28 दिसंबर की रखी गई है, यानी कि अभी ये मीटिंग चल रही है, ठीक है, जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो आज 28 तारीख है, तो ये मीटिंग चल रही है, ठीक है, कल देखोगे तो खत्म हो जाएगी भाई साहब, आज देखोगे तो मीटिंग चल रही है, ठीक है, याद रखना, तो ये मीटिंग अभी चल रही है, तो 27-28 दिसंबर को मीटिंग चल रही है। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इस मीटिंग में मुद्दा रखा है, किस मुद्दे पे हम लोग डिबेट डिस्कशन करेंगे, डिजिटल इंडिया पे, कॉर्पोरेशन फेडरलिज्म पे, सहकारी संघवाद पे, ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत यानी कि विकसित भारत के लिए मानव संसाधन पे, या फिर आत्मनिर्भर स्टेट्स पे, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत यानी विकसित भारत के लिए मानव संसाधन पे, ठीक है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सर इसका मतलब क्या होता है, जरा मतलब भी तो समझा दीजिए ना, ठीक है बच्चों, तो मतलब भी तो समझाने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, देखिए क्या है विकसित भारत का हमारा लक्ष्य क्या है, विकसित भारत, ठीक है बच्चों, विकसित विकसित भारत का, विकसित भारत 2047 में हमारा लक्ष्य है कि हम भारत को क्या कर देंगे, विकसित कर देंगे, ठीक है, विकसित यानी कि डेवलप्ड नेशन के उसमें लिस्ट में हम लोग भारत को लाके रख देंगे, ठीक है, यही है ना भाई साहब हमारा पॉइंट, तो ठीक है, यही है हमारा पॉइंट, तो इसके लिए हमें अच्छा एक और बात, ठीक है, विकसित भारत के लिए क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, विकसित भारत के लिए जरूरत पड़ेगी, विकसित भारत के लिए क्या, ठीक है, मानव संसाधन, ठीक है, क्या, मानव संसाधन की क्वालिटीज को इंप्रूव करना, ठीक है, यानी कि ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटीज को इंप्रूव करना, ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटीज को इंप्रूव करना। अब मानव संसाधन की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी, याद रखना किस तरीके से इंप्रूव होगी, ठीक है, तो ये इंप्रूव होगी एजुकेशन से, यानी कि शिक्षा से, तो हम लोग भैया शिक्षा पे बात करेंगे, ये इंप्रूव होगी हेल्थ से, यानी कि सेहत बनाने से, ठीक है, यानी कि हम हेल्थ पे बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये इंप्रूव होगी स्किल्स डेवलपमेंट पे, तो हम लोग स्किल्स डेवलपमेंट पे बात कर लेंगे, ठीक है, तो इस मीटिंग का, इस कॉन्फ्रेंस का एक यही मुद्दा है, यही एजेंडा है कि हम लोग ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, यानी कि मानव संसाधन को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसीलिए ये जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, दिल्ली में, और इसमें कौन है, चीफ सेक्रेटरी, यानी हर एक राज्य के सबसे टॉप वाला जो ऑफिसर होता है ना, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, याद रखना। तो अब पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या बोला है कि देखो सबसे हमारे 5 मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे, 5 मुद्दों पे डिसीजन लिया जाएगा, और सारे के सारे ह्यूमन डेवलपमेंट से ही होंगे, यानी कि मानव संसाधन से ही जुड़े होंगे। एक तो 6 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चों का एजुकेशन, ठीक है, 12 साल तक के बच्चों का एजुकेशन, ठीक है, बच्चों का एजुकेशन, ठीक है, बच्चों की शिक्षा की हम बात करेंगे, पहला तो आप ये देखना, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, स्कूली शिक्षा की, ठीक है, स्कूल की शिक्षा की, यानी कि 12वीं तक, ठीक है, स्कूल की शिक्षा यानी कि 12वीं तक, 12th क्लास तक, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हायर स्टडीज की, ठीक है, हायर स्टडीज की, ठीक है, यानी कि उच्च शिक्षा की बात करेंगे, हायर स्टडीज की यानी कि उच्च शिक्षा की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, याद रखना उच्च शिक्षा की हम लोग बात करेंगे, यानी कि कॉलेज लेवल पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कॉलेज लेवल पे क्या क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे भाई, ये हो गया 3 हो गए, कॉलेज लेवल तक हो गए, उसके बाद हम बात करेंगे स्किल्स डेवलपमेंट पे, उसके बाद हम बात करेंगे किस चीज पे, स्किल्स डेवलपमेंट पे, ठीक है बच्चों, याद रखना किस पे बात करेंगे, स्किल डेवलपमेंट पे बात करेंगे, स्किल डेवलपमेंट पे बात करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट पे बात करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट पे बात करेंगे, यानी कि विकास पे बात करेंगे, ठीक है, किस चीज की विकास, कौशल विकास की बात करेंगे हम यहाँ पे, किस चीज पे, तो कौशल विकास की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, कौशल विकास, यानी कि कोई आईआईटी करना चाहता तो कोई आईटीआई करना चाहता है, आईटीआई कर ले भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता, कोई काम सीखना चाहता, कोई कंप्यूटर बनाना चाहता तो कर लो ना, ये स्किल विकास पे बात करेंगे, इस पे कैसे इंप्रूवमेंट हम लोग लेकर के आ सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे स्पोर्ट्स पे, उसके बाद हम बात करेंगे किस पे, स्पोर्ट्स पे बात करेंगे, ठीक है, यानी कि 5वां जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, स्पोर्ट्स पे, ठीक है, 5वां क्षेत्र, तो 5 चीजों पे हम लोग बात करेंगे।
करेंगे, पहला 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों का एजुकेशन की बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्कूल के शिक्षा की, जो कि 12वीं तक होगा। हायर एजुकेशन की बात करेंगे जो कि कॉलेज लेवल तक होगा। उसके बाद हम बात करेंगे चौथा स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास की चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे स्पोर्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग क्वेश्चन में देखिए, पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन, ये पांचवा सम्मेलन है ना, यानी कि 4 सम्मेलन और हो चुके होंगे। तो पहला वाला आपका 2022 में हुआ था, पहला वाला आपका 2022 में हुआ था। कहां पे हुआ था? धर्मशाला में हुआ था। कहां पे हुआ था? धर्मशाला में हुआ था, ठीक है। दूसरा वाला आपका 2023 में हुआ था। तीसरा वाला भी आपका 2023 में हुआ था। और कहां पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहां पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था, ठीक है। 2024 वाला आपको दिखाई देगा दिल्ली में ही, ठीक है, दिखाई देगा दिल्ली में ही। और 2025 वाला भी आपको दिल्ली में ही दिखाई देगा, ठीक है, याद रखना। जिसमें से एक धर्मशाला में हुआ है और बाकी सारे के सारे आप लोगों को दिल्ली में दिखाई देंगे। और इस मीटिंग मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या रहा? विकसित भारत के लिए मानव संसाधन, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। ईपीएफओ वाज स्टैब्लिश्ड अंडर विच एक्ट, यानी कि ईपीएफओ किस एक्ट के तहत लेकर के आया गया था? तो सबसे पहले देखेंगे ईपीएफओ का मतलब क्या होता है। ईपीएफओ का मतलब होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है बच्चों। क्या होता है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ईपीएफओ का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉइज, ठीक है बच्चों, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट, ठीक है बच्चों, क्या? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट, ठीक है, फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ, ठीक है, फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर कौन यहाँ पे? ईपीएफओ ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्या करता है? रेगुलेट भाई साहब, ठीक है, क्या करता है? रेगुलेट। तो प्रोविडेंट फंड सिस्टम को, ठीक है, भारत में प्रोविडेंट फंड, ठीक है, भारत में प्रोविडेंट, ठीक है, प्रोविडेंट फंड सिस्टम को रेगुलेट करता है, ठीक है, याद रखना। जिस तरीके से आरबीआई करता है ना बैंकिंग सिस्टम को, जिस तरीके से सेबी करता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को, और जिस तरीके से एनएचएआई करता है भारत में सारे के सारे हाईवेज को, जिस तरीके से आपका आईआरडीएआई इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, उसी प्रकार से, उसी तरीके से यहां पे आप देखोगे, ठीक है, कि ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, किसको रेगुलेट करता है? तो हमारे भारत में सारे के सारे एम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड को रेगुलेट करता है, ठीक है। कहीं उनके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो ये जो पुराना बहुत पुराना मेथड था, और इस पे एक्ट कौन सा लगता था? एक्ट कौन सा लगता था ये भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है बच्चों, एक्ट कौन सा लगता था? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस, ठीक है बच्चों, मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस एक्ट 1952, ठीक है, ये लग जाता था। यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंधन अधिनियम 1952। अब ये एक्ट की समस्या क्या थी? एक्ट बहुत पुराना हो चुका था, एब्सोल्यूट हो चुका था, इसको चेंज करने की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। तो इसको मॉडर्न करने की बात की गई है हमारे भारत सरकार के द्वारा। अब ये मॉडर्न कैसे किया जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, मॉडर्न कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक तो आप लोगों को इसमें ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन केवाईसी का सुविधा दे दी जाएगी, ऑनलाइन केवाईसी का सुविधा दे दी जाएगी, भैया केवाईसी आपकी ऑनलाइन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको एक सुविधा केंद्र दिया जाएगा, सुविधा प्रोवाइडर, ठीक है, एक सुविधा प्रोवाइडर होगा, नाम ही इसका क्या है? सुविधा प्रोवाइडर, सुविधा प्रोवाइडर दिया जाएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, सुविधा प्रोवाइडर दिया जाएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां पे आप जाके अपने प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड सारी की सारी चीजें सीख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑफिस होंगे, ठीक है, सिंगल विंडो ऑफिस बनाए जाएंगे, सिंगल विंडो ऑफिस का मतलब क्या होता है? एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको अलग अलग ऑफिस में अलग अलग विंडो पे चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम तरीके की चीजें आप लोगों को दिखाई देंगी, ठीक है बच्चों, ये तमाम तरीके की चीजें आप लोगों को दिखाई देंगी जो कि आप लोगों को करना था, ठीक है। चलिए, ये इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952, इसे ही यही एक्ट रेगुलेट करता है हमारे भारत में प्रोविडेंट फंड को, ठीक है। चलिए, हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एवर नेशनल वेपन डेटाबेस, भारत का पहला राष्ट्रीय हथियार डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? तो सबसे पहले देख लेते हैं हथियार डेटाबेस है क्या, उसके बाद देखेंगे ना कि लॉन्च किसने किया है, ठीक है। चलिए, ये भी आप लोगों को एक एग्जांपल के तरीके से समझाऊंगा, जैसे कि नेशनल ग्रिड समझाया था आप लोगों को, नेट समझाया था आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेपन डेटाबेस, ठीक है। क्या है ये? वेपन डेटाबेस है, ठीक है, वेपन डेटाबेस है।
याद रखना, वेपन डेटाबेस है, यानी कि हथियारों की इंफॉर्मेशन यहां पे है, ठीक है, हथियारों की इंफॉर्मेशन यहां पे है, याद रखना। अब किस तरीके के हथियारों की इंफॉर्मेशन यहां पे डाली जाएगी, किस तरीके की, ठीक है, याद रखना। लॉस्ट, जो हथियार गुम हो चुके हैं, जो हथियार गुम हो चुके हैं। और एक और बात, किसके गुम, ये खाली सरकारी कर्मचारियों के लिए, यानी सरकारी कर्मचारियों के हथियार जो गुम हो चुके हैं, वो सरकारी कर्मचारियों के हथियार जो लूट लिए गए हैं, ठीक है, जो लूट लिए गए हैं वो, ठीक है, सरकारी कर्मचारियों के हथियार जो हमले में छीन लिए गए हैं, हमला हुआ है और छीन लिए गए हैं, ठीक है, छीन लिए गए हैं। और इसी तरीके के किसी भी एक्सीडेंट में आपका हथियार किसी और के पास चला गया, कुछ भी ऐसा होगा, डकैती में आए लोग पुलिस स्टेशन में हथियार लूट के लेके चले गए। आप देखना जैसे कि नक्सलवादी हो गए, माओवादी हो गए, जो सीआरपीएफ के जवान जब गए थे तो बहुत सारे जवान मारे गए थे, तो उनकी बंदूकें वो लोग उठा के लेकर के अपने साथ चले गए थे, ठीक है। तो पुलिस वालों की बंदूकें छीन ली जाती हैं, कई बार चोरी हो जाती है। तो इस तरीके के बंदूकों का क्या होता है, ठीक है, इस तरह के बंदूकों का कौन इस्तेमाल करता है, क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं इस तरीके की बंदूकों का। क्लियर पॉइंट, याद रखेगा। क्रिमिनल्स में कौन हो सकता है, ठीक है, आतंकवादी भी हो सकते हैं, आतंकवादी भी हो सकते हैं, ठीक है, उसके बाद डाकू भी हो सकते हैं, यानी कि ओवरऑल क्रिमिनल इस्तेमाल करते हैं। तो अब वो जो हथियार होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उन्हीं हथियारों को पकड़ने के लिए यहां पे क्या किया गया है, वेपन डेटाबेस बनाया गया है। जो हथियार लूट लिए गए हों सरकारी कर्मचारियों के, जो हथियार पुलिस स्टेशन में घुस के लूट लिए गए हों, जो हथियारों को यहां छीन लिए गए हों सरकारी कर्मचारियों से पुलिस स्टेशन में जाकर के, सीआरपीएफ के उन जवानों के हथियारों की मैं बात कर रहा हूं, जो जवानों के हथियार सीआरपीएफ के उन जंगलों में माओवादियों के हाथ लगे थे, या फिर यूं कह लीजिए जो आपके नक्सलीस थे उनके हाथों में लग गए थे, वो सारे सारे हथियारों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है। तो अब क्या है, ध्यान से सुनेगा, अब ये काम कैसे करेगा, ठीक है। अब होगा कुछ इस तरीके से कि जो भी हथियार छीन लिए जाएंगे या जो भी हथियार गुम हो जाएंगे, जो भी हथियार मिसयूज हो, मतलब कहीं पे किसी भी तरीके से किसी और के पास चले गए, जैसे मेरा हथियार ये गुम हो गया, या फिर पुलिस स्टेशन में हमला किया सीआरपीएफ वालों का हथियार, उन सारे हथियारों के नंबर यहां पे लिखे रहेंगे। वो हथियारों की जो पहचान होती है ना, हथियार का नंबर, गन नंबर होता है, ठीक है। वो तो जैसे मान लीजिए ये एक हथियार है, ठीक है, ये एक आपका एक गन है, ठीक है बच्चों, ये एक आपका एक गन है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ये एक आपका गन है, कुछ इस तरीके से। तो इसका भी एक नंबर होगा ना, इसका नंबर जैसे 89508332। तो ये हथियार जैसे मान लीजिए लूट लिया गया, तो इस हथियार का नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से हर एक हथियार जो भी गुम हो रहा है, मेरा हथियार गुम हो गया तो मुझे नंबर तो पता है ना, नंबर तो पता होता है सभी को, वो यहाँ पे नोट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा भाई साहब, इससे ये होगा कि जैसे इस हथियार का इस्तेमाल कहीं पर भी होगा, कहीं पर भी होगा, और वो अगर हथियार बरामद हो गया तो हमको पता चल जाएगा कनेक्शन। जैसे मान लीजिए ये हथियार झारखंड में हुआ, ये हथियार झारखंड में लूटा गया है, ठीक है, ये हथियार झारखंड में लूट लिया गया है, और इसी हथियार का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में हो रहा है, इसी हथियार का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में हो रहा है। हमने देखा यहाँ पे नक्सलियों को मुठभेड़ में कुछ हथियार हम लोगों ने बरामद किए, और इस हथियार का नंबर बिल्कुल एग्जैक्टली वही था, 89508332। अब हमको क्या पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, अब ये वाला हथियार यहाँ पे था, अब ये वाला हथियार यहीं पे मिला, हमको कैसे पता चला वही हथियार है, क्योंकि इस हथियार को भी हम यहाँ पे डालेंगे और जो गुम हुए हथियार को भी हम यहाँ पे डालेंगे इस डेटाबेस पे। यानी जो भी हथियार होगा हमको बरामद होगी वो भी यहाँ पे डालेंगे, और जो हमारी गुम हो जाएगी वो भी डालेंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि इसी हथियार का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो इससे पता क्या चल रहा है कि भाई साहब ये जो कनेक्शन है बहुत बड़ा है, ये झारखंड का कनेक्शन नहीं है और ये छत्तीसगढ़ का कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन कहां का है, ये भाई देश का कनेक्शन है, ठीक है, ये एक स्टेट दूसरे स्टेट को सपोर्ट कर रहा है, इनका कनेक्शन समझ में आ जाएगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो इससे क्या होंगे, अपराध कम होंगे, ठीक है, इससे क्या होंगे, अपराध कम होंगे, ठीक है, हमें कनेक्शन का पता चलेगा कि भैया क्या क्या कनेक्शन है, ठीक है, हम फ्रॉड को रोक सकेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, ठीक है, कि बंदूकें यहां पे छीनी गई है और इस्तेमाल महाराष्ट्र में हो रही है, महाराष्ट्र में छीनी गई है, इस्तेमाल गुजरात में हो रहा है, गुजरात में छीनी गई है, इस्तेमाल मणिपुर में हो रहा है, ठीक है, इस तरीके की चीजें यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देंगी। तो यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया गया, और ये डेटाबेस किसके अंडर में रहेगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंडर में रहेगा। और इसको लॉन्च किसने किया, ये आपका सवाल था ना, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसी के अंडर में रहेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूनियन मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है, इसका मतलब गृह मंत्रालय, ठीक है, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ठीक है। तो गृह मंत्रालय किसके अंडर में है, अमित शाह के अंडर में है, ठीक है, अमित शाह के अंडर में है, अमित शाह के अंडर में, ठीक है बच्चों। तो अमित शाह जी क्या किया है, अमित शाह जी ने इसको
अनवील किया है, यानी कि लोगों के सामने ला करके रख दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो न्यूज आती है, हु रिलीजेस द न्यू BIS स्टैंडर्ड। BIS स्टैंडर्ड यानी कि किसने अगरबत्ती के लिए नया BIS स्टैंडर्ड, IS इंडियन स्टैंडर्ड 19412/2025 किसने जारी किया है? समझिए पहले समझिए, घबराइए मत। ठीक है कि सर ये क्या 1 2 3 4 आने लग गया, नो डाउट। ठीक है, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन को फुल इज्जत दिया जाएगा, क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं होगा आपको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे आप लोग बने रहेंगे। ठीक है, देखिए तो अगरबत्ती जिस तरीके से एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता था अलग अलग प्रोडक्ट का, आप देखते हो ना। ठीक है, भारत में कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो ग्रीन बना रहता है, किसी में प्रॉपर लिखा रहता है कि उनका स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट का भारत में किया रहता है। अगरबत्ती का कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। अगरबत्ती, ठीक है, अगरबत्ती भारत में यूं ही बना के कोई भी बेच रहा था। ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड नहीं था। ठीक है, कि कैसी अगरबत्ती होनी चाहिए कैसी नहीं, तो कोई भी बना बना के बेचा जा रहा था, कंपनी वाले बेच रहे थे। इससे क्या हो रहा था? ठीक है, केमिकल का इस्तेमाल होने लग गया था हमारे अगरबत्तियों में। ठीक है, केमिकल का इस्तेमाल होने लग गया था, और उस केमिकल से क्या होता है? हेल्थ खराब होती है। हेल्थ खराब होती है क्योंकि सुबह सुबह उठते ही आपको फ्रेश हवा लेने की आदत है, लेकिन घर में क्या चल रहा है सुबह सुबह? ठीक है, ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुड़, ठीक है, तमेव माता च पिता तमेव, और पूरा पूरा अगरबत्ती हमारे अंदर, है ना। क्या हो रहा है? पोल्यूशन जा रहा है हमारे अंदर, पोल्यूशन हो रहा है, और क्या केमिकल जा रहा है, तो हमारा जो हेल्थ है वो खराब हो रही है, हमारी सेहत खराब हो रही है। इस वजह से इसको स्टैंडर्ड देना जरूरी था, तो इसीलिए इसको BIS, ठीक है, BIS स्टैंडर्ड दिया गया है अगरबत्ती को पहली बार। और इसका एक और कारण भी है, अगरबत्ती जो है ना, ठीक है, भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या? भारत सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। किस चीज का भारत सबसे बड़ा उत्पादक है? अगरबत्ती का। ठीक है, कितने का मार्केट है? तो 8,000 करोड़ का मार्केट है, जिसमें 1200 या 1300 करोड़ तो आराम से एक्सपोर्ट हो जाता है भारत का अगरबत्ती। ठीक है, क्योंकि बाहर अगरबत्तियां नहीं बनती हैं तो यहीं से जाती हैं। ठीक है, एक तो ये हमारा एक्सपोर्ट भी प्रॉपर ढंग से होता रहे ताकि पैसा है, और दूसरा हमारा हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना हो। BIS स्टैंडर्ड दे दिया गया है। ठीक है, और इस BIS स्टैंडर्ड में क्या देखेंगे आप लोग? क्या है ये BIS स्टैंडर्ड में? ठीक है, 19412/2025 ये दिया गया है BIS स्टैंडर्ड। क्लियर पॉइंट? BIS स्टैंडर्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? ठीक है, अगरबत्ती को दिया गया है। और किसने इसका अनावरण किया है? ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री। ठीक है, केंद्रीय मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी जी हैं। प्रहलाद जोशी जी ने कहा है कि भाई साहब अब अगरबत्तियों के लिए आप लोगों को स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है, और उसी स्टैंडर्ड में आप लोग अगरबत्ती अब बनाओगे। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है भाई साहब? यहाँ पे याद रखना, मानक। BIS यानी कि मानक एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा। अगरबत्ती के लिए अभी तक नहीं था, लेकिन अगरबत्ती के लिए अब हो गया है। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर हेल्थ नहीं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री नहीं, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी। एग्जैक्टली, तो प्रहलाद जोशी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या आता है आपका। ठीक है, अगला सवाल, वेयर विल द 2026 एशियन वाटर बर्ड सेंसस टेक्स प्लेस। देखिए अभी पक्षियों की यहां पे आप देखेंगे जनगणना हो रही है। ठीक है, भारत में पक्षियों की जनगणना हो रही है, भारत में पक्षियों की जनगणना हो रही है। ठीक है, और पक्षियों की जनगणना कब हो रही है? तो 10 और 11, ठीक है, 10 और 11 जनवरी को क्या हो रहा है? 2026 में पक्षियों की जनगणना हो रही है। क्या हो रही है? पक्षियों की जनगणना। ठीक है, पक्षी जनगणना हो रही है। पक्षी जनगणना का बोले क्या मतलब? ठीक है, बर्ड, पक्षी बोले तो बर्ड, और जनगणना मतलब बोले तो सेंसस। ठीक है, तो पक्षियों की जनगणना हो रही है भारत में, अभी आप लोग देखना। ठीक है, और किस लेवल पे हो रहा है, यानी कौन कर रहा है? एक तो आप लोग देखना एशियन वाटर बर्ड सेंसस, और ये कौन से पक्षी हैं? वाटर बर्ड है। ठीक है, वाटर बर्ड है। और सर ये पक्षियों की जनगणना करके हमको समझ में क्या आएगा? हमको ये पता चलेगा कि कौन कौन सी प्रजातियां अभी प्रॉपर जीवित हैं, कौन कौन सी प्रजातियां विलुप्त हो गई, कौन कौन सी प्रजातियां खतरे में हैं, कौन कौन सी प्रजातियां खतरे में जाने वाली हैं, कौन कौन सी प्रजातियां विलुप्त होने वाली हैं, और जो विलुप्त होने वाली है उनको बचाने की कोशिश की जाएगी, और जो विलुप्त के कगार पे हैं उनको भी सेव किया जाएगा। ये इस तरीके से हम लोग जनगणना करेंगे तो ही हमको पता चल पाएगा। ठीक है, तो जनगणना
कैसे हो रही है और कौन कर रहा है, ठीक है, याद रखना। तो 40th जनगणना हो रही है, ठीक है, 40th सेंसस यानी कि 40वीं जनगणना हो रही है किसकी, ठीक है, तो एशियन, किसकी, तो एशियन, ठीक है बच्चों, एशियन कॉमन बर्ड, नॉट कॉमन बर्ड, वाटर बर्ड, ठीक है, याद रखना एशियन, ठीक है, एशियन वाटर बर्ड, ठीक है, एशियन वाटर बर्ड, ठीक है बच्चों, एशियन वाटर बर्ड, ठीक है, एशियन वाटर बर्ड सेंसस की हम बात कर रहे हैं, एशियन वाटर बर्ड सेंसस, ठीक है, एक तो ये हो रहा है, ठीक है, उसके बाद 60वें नंबर की, उसके बाद क्या हो रहा है, 60वें नंबर की, 60वें नंबर पे हो रहा है कौन सा, इंटरनेशनल वाटर बर्ड, कौन सा, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, वाटर बर्ड, इंटरनेशनल वाटर बर्ड, इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस हो रहा है, यानी कि एक एशिया के लेवल पे और एक इंटरनेशनल लेवल पे सेंसस किया जा रहा है, ठीक है, और ये कहां पे किया जा रहा है, यही आपका सवाल है, ठीक है, तो ये सेंसस होगा किसी न किसी एरिया पे होगा ना, तो सेंसस चिलिका लेक में किया जा रहा है, गोदावरी एस्चुअरी आंध्र प्रदेश यानी कि गोदावरी मुहाना आंध्र प्रदेश पे, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है, या फिर वेम्बनाड झील में किया जा रहा है, वेम्बनाड झील में किया जा रहा है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है बच्चों, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, गोदावरी एस्चुअरी या आंध्र प्रदेश यानी कि गोदावरी मुहाना आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्लियर पॉइंट बच्चों, गोदावरी मुहाना आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना, ठीक है, तो गोदावरी, ठीक है, क्या है ये, गोदावरी, ठीक है बच्चों, गोदावरी, गोदावरी मुहाना, गोदावरी मुहाना कहां पे, तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में ये सेंसस किया जा रहा है, और गोदावरी मुहाना, मुहाना क्या होता है, वो प्लेस होती है जहां पे नदियों का पानी समंदर में गिरता है, यानी खारा और मीठा दोनों पानी मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्चुअरी यानी कि मुहाना, और ये मुहाना कहां पे, गोदावरी मुहाना आंध्र प्रदेश में है, क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना, गोदावरी मुहाना आंध्र प्रदेश में है, तो ये गोदावरी मुहाना आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ पे कोई जंगल भी है क्या सर, ठीक है, तो बिल्कुल बच्चों यहाँ पे जंगल भी है, और जंगल कौन सा है, कोरिंगा, जंगल कौन सा है, कोरिंगा, ठीक है, क्या नाम है जंगल का, कोरिंगा, ठीक है, क्या नाम है, कोरिंगा, कोरिंगा, दिस इज र, कोटिंगा नहीं र, ठीक है, और कोरिंगा नाम से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है, कोरिंगा, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यानी कि कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी आप लोग यहाँ पे जानते हो, क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, और ये क्यों किया जाता है कि पक्षियों की प्रजातियां जो विलुप्त होने वाली उनको बचाने की काम में आएगा, जैसे कि मान लीजिए एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है, इस एरिया में पाई जाती है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, इस एरिया में पाई जाती है, और उस एंडेंजर्ड स्पीसीज का नाम क्या है, पक्षी का, ठीक है, इंडियन, ठीक है, इंडियन स्कीमर, इंडियन स्कीमर, ठीक है, स्कीमर, ठीक है, तो इसको बचाया जाएगा, और इस सेंसस में ही तो पता चलेगा किस तरीके की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं या फिर खतरे में है, ठीक है बच्चों, तो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने है और आप लोग इसको नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है, अगला एक और बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज कि यहाँ पे एक भारतीय खिलाड़ी है जिनका नाम क्या है, नाम ही तो क्वेश्चन पूछा है, ये थोड़ी बताऊंगा, आप बताओ, ठीक है, BWF एथलीट्स कमीशन 2026 से 29 तक की चेयर किसे चुना गया, चेयरमैन किसे चुना गया, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है, तो पीवी संधू, ग्रेसिया पोली और डेप्यूटी चेयरमैन देबोरा जिली और आबू हुबैदा, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज पीवी संधू, ठीक है, पीवी संधू की बात कर ले, ठीक है, पीवी संधू, ठीक है, पीवी संधू कौन है, भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है, कौन है, भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है, कौन है, भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है, 2 बार ये भारत का परचम लहरा चुकी है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, 2016 में जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो रियो डी जेनेरियो, ठीक है, डी जेनेरियो, और 2017 में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो टोक्यो, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, ये मेडल लेके आ चुके हैं, टोक्यो में इनका ब्रॉन्ज मेडल था, और रियो डी जेनेरियो में इनका सिल्वर मेडल था, ठीक है, इनका सिल्वर मेडल था, ठीक है बच्चों, सिल्वर मेडल था, अभी इन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन
फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन, जिसे शॉर्ट में हम लोग, ठीक है, BWF का नाम जानते हैं, इसका चेयरमैन घोषित किया गया है, ठीक है, चेयरमैन घोषित किया गया है। कब से लेकर कब तक? तो 2026 से लेकर 2029 तक ये 3 साल के लिए चेयरमैन रहेंगी। और जब भी अपॉइंटमेंट की बात होती है ना बच्चों, तो एक बात याद रख लेना कि किसी ना किसी को तो इन्होंने रिप्लेस किया होगा। तो सवाल ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखना। तो किसको रिप्लेस किया था इन्होंने? ठीक है, ग्रेसिया, किसको? ग्रेसिया पोली को इन्होंने क्या किया था? रिप्लेस किया है, ठीक है, यानी कि इनसे पहले ग्रेसिया पोली ही चेयरमैन हुआ करती थी। अब एक बार चेयरमैन की बात कर ली है, तो एक बार आप लोग डेप्यूटी चेयरमैन की भी बात कर लो, क्योंकि जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना, सारे अपॉइंटमेंट्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देबोरा जिले, ठीक है, देबोरा जिले, ठीक है, क्या नाम है इनका? देबोरा जिले, ठीक है, ये डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन के रूप में इनको चुना गया है। क्लियर पॉइंट? तो पीवी संधू जी, ये रही इनकी तस्वीर। क्लियर है बच्चों यहाँ पे? चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे अगला सवाल आपका क्या आता है? Who has been appointed as the additional solicitor जनरल ऑफ इंडिया? ठीक है, अभी देखिए, जब भी केंद्र सरकार को ना कानूनी सलाह चाहिए होती है, केंद्र सरकार को जब भी कानूनी सलाह चाहिए होती है, कानून की मदद चाहिए होती है, केंद्र सरकार चाहता है कि उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील बहस करे, कोई वकील पैरवी करे, ठीक है। तो याद रखना, तो यहाँ पे उसके पास ऑप्शन क्या होते हैं? एक तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको असिस्ट करते हैं कौन? ठीक है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, एडिशनल, ठीक है बच्चों, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, सॉलिसिटर, ठीक है बच्चों, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है बच्चों, याद रखना, सॉलिसिटर जनरल जो है, ठीक है, याद रखना, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? याद रखना, ये असिस्ट करते हैं, ठीक है, और ये सब मिलकर के, ये तो भारत, यूं समझ लो कि केंद्र सरकार के वकील हैं, ठीक है, ये भी वकील है केंद्र सरकार का, ये भी केंद्र सरकार का वकील है, यानी कि कानूनी पक्ष मजबूत हो जाता है केंद्र सरकार का, अगर ये मजबूत है तो, ठीक है, याद रखना। तो अभी क्या किया गया है? ठीक है, 3 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को, 3 एडिशनल, ठीक है, 3 एडिशनल, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल को, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल को अपॉइंट किया गया है, ठीक है बच्चों, याद रखना, सॉलिसिटर जनरल को अपॉइंट किया गया है, ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, कितने साल के लिए? तो 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ाया जा सकता है, तो ठीक है। अब ये क्या करेंगे? तीनों के तीनों केंद्र सरकार की तरफ से, ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या करेंगे? केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी कितने? तीन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को यहां पे अपॉइंट किया गया है, ठीक है, 3। और आपको उनका नाम बताना है, देविंदर पाल सिंह, ठीक है, देविंदर पाल सिंह और कनक मेदला, रविंद्र कुमार और अनिल कौशिक, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज बच्चों ऑल ऑफ द अबव, यानी कि पहले नंबर पे कौन आ जाएंगे? ठीक है, दविंदर, ठीक है, दविंदर पाल सिंह पहले नंबर पे आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे कनक मेदला, ठीक है, कनक मेदला, रविंद्र कौशिक, कनक मेदला, रविंद्र कौशिक, रविंद्र कुमार बच्चों, कौशिक तो नीचे है, रविंद्र कुमार, ठीक है, याद रखना। और तीसरे नंबर पे आ जाएंगे अनिल कौशिक, ठीक है, अनिल कौशिक, ठीक है, अनिल कौशिक। ये तीनों ही बहुत बड़े बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तीनों ही बहुत बड़े बड़े वकील हैं, बहुत बड़े बड़े पद पे काम कर चुके हैं। और अब ये तीनों मिलकर के केंद्र सरकार के पक्ष को मजबूत करेंगे, कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। अगर केंद्र कहीं पर भी केंद्र सरकार कमजोर पड़ेगी, तो तीनों मिलकर के केंद्र सरकार को सपोर्ट में खड़े रहेंगे और केंद्र सरकार के बाजू मजबूत करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आई होप आप लोगों ने पूरा का पूरा सेशन देखा होगा। तो इसी तरीके से और भी बेहतरीन सेशंस में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। बने रहेंगे आप लोग तैयारी टाइम्स के साथ। जय हिंद।